नमस्कार। तो हमारे गौतम भैया, गौतम अडानी जी दोबारा एक झमेले में फंस गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स और जितने भी गार्डियन फार्डियन जितने भी वर्ल्ड लेवल के पेपर्स हैं, सबका कहना है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी के सबसे प्रिय बिजनेसमैन हैं श्री गौतम अडानी, जिसके लिए मोदी जी जगह जगह जहाज लेकर उतरते हैं। ऐसे ऐसे देशों में जा चुके हैं जहां 70 साल में कोई नहीं गया। ब्रुनई, गोयाना वयाना से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आए हैं, कीनिया वीनिया सब दूर। इसलिए कि उन देशों में जाकर अडानी जी की जो कंपनीज हैं उनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिलाए जा सकें। ये अब बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई थी 2014 में और अभी गुयाना में चल रही है। खैर, ये अलग मुद्दा है। अब हमारे पुराने अडानी जी एक नई मुसीबत में फंस गए हैं और वो मुसीबत शुरू की है एसईसी, यानी जो हमारे यहाँ जैसे सेबी है वैसे वहाँ अमेरिका में एसईसी है जो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। उसने और एफबीआई ने मिलकर एक इंडाइटमेंट, यानी चार्जशीट के पहले एक जो जैसे हमारे यहाँ चार्जशीट कहते हैं उस तरह की चार्जशीट वहाँ पर पेश की है कोर्ट में न्यूयॉर्क के। उसमें ये एलिगेशन लगाए हैं कि श्री गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी, इन्हें बहुत सारे भतीजे, उनमें ये सागर अडानी जी थोड़े ज़्यादा जानकार लगते हैं। उनके पास एक ग्रीन एनर्जी का चार्ज है, पोर्टफोलियो उनके पास है। तो माननीय श्री अडानी जी और 7 और लोग हैं, विनीत जैन, गुप्ता गुप्ता, जो अब आप जानते होंगे उनके बारे में। इनके खिलाफ अब कोर्ट ने वारंट भी इशू कर दिए। तो अभी 1.5-2 साल पहले जब हिंडनबर्ग ने खुलासा किया था, हिंडनबर्ग तो एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट ऑपरेटर है, उसने जब खुलासा किया था तो 10 लाख करोड़ के शेयर 10 लाख करोड़ की डीवैल्यूएशन हो गई थी मार्केट में अडानी जी की। कल के खुलासे के बाद 2.5 लाख करोड़ फिर चौपट हो गए, मतलब उतनी मार्केट वैल्यू कम हो गई। तो ये क्या कारण है? मतलब हमारा तो पूरे सब दूर डंका बज रहा था, ये उस डंके की आवाज जितनी नहीं आ रही है जितने सारे डंके मिलाकर ये अडानी जी का डंका बज रहा है। तो क्या हुआ क्या है? ये इंडाइटमेंट इशू हो गया है, अरेस्ट वारंट इशू हो गए हैं। अब ये अरेस्ट वारंट इशू क्यों हुआ है, ये इंडाइटमेंट क्यों हुआ है? ये ऐसा नहीं है कि अचानक कल रात में उठे और इंडाइटमेंट हो गया। ये खबरें दबाने का एक जो खेल चलता है अपने देश में, उसका नतीजा है। 2023 में एफबीआई ने सागर अडानी के ऊपर वारंट जारी किया था और उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो यानी कंप्यूटर, फोन, ये सारे जब्त कर लिए थे और इस बात को यहाँ दबाया गया। तो जब एफबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उस समय दोनों अडानी से पूछताछ हुई थी, लेकिन इस बात को यहाँ पर डिनाई कर दिया गया, दबाया गया। खैर, किस लिए हुआ है? इसलिए कि इन्होंने, अब ये तो इंडियन कंपनी है, यूएस से यहाँ पर क्या मतलब इशू करने का वारंट वगैरह? उसका सीधा तात्पर्य ये है कि भाई आप कंपनी तो इंडिया की हो, अडानी ग्रीन, लेकिन एज्योर से इनका पार्टनरशिप है, कनाडा की कंपनी, और यूएस के स्टॉक एक्सचेंज से इन्होंने पैसे उठाए हैं। जब आप यूएस स्टॉक एक्सचेंज में घुसते हो तब वहाँ अपनी बुकलेट में इन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि हम ब्राइब देने वाले हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। यानी जो आप इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस कर रहे हो उस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रहे हो। तो हमारे यहाँ माधवी बुच कुछ भी करती हो, हमारा सेबी कुछ भी करता हो, लेकिन यूएस का एसईसी बहुत अलर्ट रहता है, हमेशा कंपनीज की जांच करता है, देखता है कि इनके पास फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं कि नहीं है, ये भी देखता है कि ये मॉरली अपराइट कंपनीज हैं कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अडानी पहले कंपनी, उनसे पहले सीमेंस और गोल्डबर्ग और पता नहीं कितने कितने बड़ी कंपनीज को इन्होंने इसी तरह घेरा है, मतलब एसईसी ने। तो अब ये इसलिए घेरे गए हैं यूएस में कि इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, इन्होंने बताया नहीं कि मैं ब्राइब देने वाला हूँ। ब्राइब कितने की?
2,500 करोड़ करीब, मतलब 2,200 करोड़ की ब्राइब अगर आप एक्सचेंज रेट में देखें तो 2,200 करोड़ रुपए की ब्राइब देकर ये पावर परचेज एग्रीमेंट कर रहे थे। अब पावर परचेज एग्रीमेंट कैसे होता है? मतलब अचानक से आप कोई ऐसा सामान तो नहीं है जो किसी को भी जाके बेच सकते हो और आप मतलब उसका ये अब क्या होता है, आपको इन्वेस्टर को गारंटी देनी होती कि भाई मेरा ये प्लान है, मैं ऐसे आपसे पैसा ले रहा हूँ, जितना भी उसको ऐसे इस्तेमाल करूँगा। तो उसके लिए जब आप फाइल करते हो अपने इशू, तो आपके बुकलेट में ये सब बताया जाना बहुत ज़रूरी है कि आप आखिर पैसे का करोगे क्या और कैसे लाओगे। $20 बिलियन 20 वर्ष में $20 बिलियन का प्रॉफिट आप कैसे जनरेट करोगे। तो ये किस लिए जनरेट करना था? ये सोलर एनर्जी बेचने वाले थे इंडिया को। ये जो अडानी ग्रीन्स है, ये सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और उसे बेचेगा इंडिया में। और कितने? 7,000 मेगावाट। तो जब 7,000 मेगावाट आप एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हो तो आपको खरीदने वाला भी चाहिए। अब इंडिया में खरीदने की जो सिस्टम है वो इस तरह से है कि मैं अगर प्रोड्यूसर हूं तो मैं इसे बेचूंगा SECI को। इंडिया में जो SECI है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपसे खरीदेगा सोलर एनर्जी, फिर ये स्टेट्स को बेचेगा। लेकिन आपका पावर परचेज एग्रीमेंट, यानी स्टेट्स आपका पावर परचेज एग्रीमेंट बनाएंगे, वो SECI को उसको पास किया जाएगा और फिर वो प्रोड्यूसर पे जाएगा। तो ये एक राउंड ट्रिपिंग है। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में एनर्जी बनाएं और किसी को भी बेच दें। तो और हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कौन खरीदता है? आप और हम डायरेक्टली तो खरीद नहीं सकते, स्टेट्स खरीदते हैं, राज्य खरीदते हैं। तो अब जब इनका इशू न्यूयॉर्क एक्सचेंज में लिस्ट हो गया तो उसके बाद इनको पावर परचेज एग्रीमेंट की ज़रूरत थी। SECI ने जो इनसे रेट मांगा, SECI जो है वो सिर्फ एक बिचौलिए का काम करती है, यानी प्रोड्यूसर और बायर के बीच में वो बिचौलियापन करती है, उसी के लिए उसे बनाया गया है। उसका SECI का इस साल करीब 435 करोड़ की आय हुई है, वो सिर्फ ये बिचौलिएबाजी में। तो स्टेट्स खरीदते हैं, जैसे मैं अगर कोल से बनाऊं, थर्मल पावर बनाऊं या हाइडल पावर बनाऊं तो भी डायरेक्टली मैं किसी को नहीं बेचता हूं, स्टेट से मुझे पावर परचेस एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद आप ये उस स्टेट को बेचना चालू कर सकते हो। और उसके रेट क्या होंगे वो थर्मल के इसमें वो डिसाइड करते हैं, जो उनकी बॉडी है, और जो सोलर का मामला है वो SECI डिसाइड करता है। तो SECI ने जो रेट तय किए उससे इन्हें कोई बायर नहीं मिल रहा था। तो फिर इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ जिस समय यहाँ बघेल राज था, उड़ीसा जिस समय वहाँ पटनायक राज था, AIDMK राज था कहाँ, तमिलनाडु, JNK जहाँ पे सेंटर का राज था, और आपका आंध्रा, आंध्रा तो मेन था, जगन का राज था वहाँ पे, जगन रेड्डी। तो ये 4-5 स्टेट से उन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया, जो बढ़े हुए रेट्स पर SECI मांग रहा था। तो अगर आप पावर परचेज एग्रीमेंट आपके पास नहीं है तो आपका राइट्स इशू फेल हो जाता वहाँ पे। तो अब इन्होंने हड़बड़ी में ये सब तय किया। इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिकली FBI को सबूत मिल गए हैं ढेर सारे कि इन्होंने कैसे ब्राइब करने की स्कीम बनाई। 2,200 करोड़ रुपए बांटने थे, जिसमें से 86% पैसा यानी करीब 1,800 करोड़ रुपए श्री जगन मोहन रेड्डी को दिए जाने थे, जो कि आंध्र ऑफिशियल एक्यूज नंबर 1 है, जो FBI ने और SEC ने जो इंडाइटमेंट इशू किया उसमें। तो खैर बहरहाल पैसे दिए गए कि नहीं दिए गए इस बारे में इंडाइटमेंट कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो तो भारत में दिए गए हैं पैसे। उनका लेना देना किस चीज से कि आपने ये ब्राइब की पूरी स्कीम बनाई, लेकिन US में आपने ये चीज डिक्लेयर नहीं करी। वहां पे ब्राइबिंग अलाउड नहीं है कि आप इस तरह की ब्राइबिंग करके, जैसे हमारे यहाँ चलता है, सब कहीं से पैसा लाओ, इसको दो पैसा और अपना काम कराओ। तो ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, मतलब भारत में तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर माना जाता है। तो इन्होंने
ये सारे चारों पांचों लोगों को मिलकर स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर थे उनको ब्राइब करने की स्कीम बनाई। अब पैसा मिला नहीं मिला इस बारे में यहाँ जांच होनी चाहिए। तो ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी को गिरफ्तार करो, तो कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इनकी गिरफ्तारी से पता चलेगा कि यहाँ पर किसको किसको पैसे दिए गए थे, और भले वो बघेल को दिए गए हों जो कि उन्हीं की पार्टी का है, पता तो चले कि इन्होंने पैसे दिए थे, तो लेने वाला देने वाला दोनों गिरफ्तार होने चाहिए। तो जो राहुल गांधी पूरी बात नहीं कह रहे हैं, वो उनको कहना चाहिए कि भूपेश बघेल को भी गिरफ्तार करो, जगन मोहन रेड्डी को भी गिरफ्तार करो, और ये JNK में उस समय जो भी डिसीजन ले रहा था, उस समय सतपाल मलिक वहां पे गवर्नर थे, तमिलनाडु में पनीर सेल्वन थे, और नवीन पटनायक, इन सबको गिरफ्तार करो, इनसे पूछताछ करो। तो यहां अपराध कायम हो ही नहीं रहा। अपराध कहाँ कायम हुआ? US में। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि होगा क्या? कहानियां रोज बुनी जा रही हैं 2-3 दिन से कि ऐसा होगा वैसा होगा। US में लॉ बड़े सिंपल हैं, बहुत सारी चीज़ें फाइन से और डबल फाइन से और 5 गुना फाइन से सेटल हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा कि क्रिमिनल चार्जेस भी वेव किए जाते हैं अगर आप फाइन पे करें। यानी कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि अगर आप मर्डर एक्यूज भी हैं तो उस सेंटेंस को डाइल्यूट किया जा सकता है अगर आप उतना फाइन पे करें। अब ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। और SEC के जो मामले में, SEC जो वहाँ पे चार्जेस लगाता है, उसके मामले में इन्होंने, यानी अडानी बंधुओं ने और पुराने अपने अडानी जी ने US से करीब $1.35 बिलियन रेज किए थे। उस रेज मनी से यहाँ पे ब्राइब देना था, तो वो रेज मनी वो वापस जब्त कर लेंगे, मतलब SEC वहां जब्त कर लेगा US गवर्नमेंट, और उसके बाद फाइन लगाएगा। तो सेटलमेंट तो हो जाएगा, मतलब आज नहीं होगा, 6 महीने 8 महीने, जब भी हो जाएगा। एक, अब आप बोलोगे कि ये क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए FBI ने, उसका क्या होगा? तो FBI का ये रूटीन मैटर है कि जब इस तरह के कोई आरोप लगते हैं, किसी बैंकर पे लगे, कॉरपोरेशन पे लगे, किसी पे, तो वो पूरे वर्ल्ड भर में, क्योंकि उनका राज चल रहा है, तो पूरे वर्ल्ड भर में अपने एक वारंट जारी कर देते हैं और दबाव बनाते हैं कि आओ भैया सेटलमेंट करो। तो भैया अडानी जी सेटलमेंट तो करेंगे जाके, नहीं तो FBI का वारंट रहेगा, और FBI का वारंट रहने से क्या है कि आप US या कनाडा में कहीं उतर नहीं पाओगे। मतलब आप यहाँ जितने हवाई अड्डे चला रहे हो बढ़िया बात है, लेकिन इसमें से किसी भी हवाई जहाज में बैठकर आप न्यूयॉर्क या कनाडा में नहीं उतर पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप उतरोगे आपको FBI गिरफ्तार कर लेगा। तो आप सेटल करो फिर वहां पहुंचो। तो ये दूसरा हो जाएगा, जब आप वहां उतरोगे नहीं तो आप US मार्केट से वंचित रह जाओगे। मतलब आपके नमूने तो वहां जाके कुछ ऐसा कर नहीं पाएंगे कि वहां पैसे जमा करके ले आए स्टॉक एक्सचेंज से। तो ये दूसरा बड़ा घाटा होगा। तीसरा बड़ा घाटा जो कि अनुमानित है, वो होगा कि अपना जो डंका बज रहा है पूरे विश्व में, वो डंके की आवाज अब, इस जो भारी डंका जो अब बजे हैं 2 साल में 2 बार, उससे फीकी पड़ रही है। यानी हमारी बेइज्जती हो रही है पूरे इंटरनेशनली। उसके लिए श्री मोदी जी के सबसे क्लोज बिजनेस अलाई रेस्पॉन्सिबल हैं। ये बात फैल गई है। तो इससे क्या होगा कि जब US में इनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो इक्विटी फंड वाले पैसे लगाते हैं वो कम हो जाएंगे। लोग बोलेंगे अरे चलो भाई ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल कंपनी है, इसमें पैसे ना लगाए जाएं। तो आप अपने पैसों की राउंड ट्रिपिंग जितनी भी करना है करते रहो, जैसा कि हिंडनबर्ग कह रहा था, लेकिन सही मायने में इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब आपसे थोड़ा दूरी बना के रखेंगे, कम से कम आने वाले 1-2 साल के लिए। अब आप कहोगे कि आज तक जैसे चैनल्स में आ रहा है कि फुस हो गई और वो तो फिर से रेस बढ़ गए, और ये जो अडानी के शेयर गिर गए थे कल, 2.5 लाख करोड़ का घाटा हुआ, अभी 3.5, 4, 5% फिर बढ़ गए हैं, जो 20-22% घट गए थे। तो एक ही आज तक में बड़े बड़े मूर्ख हैं, उनकी जमात वहां पर बैठी हुई है। भाई भारत में मैंने आपको बताया कि यहाँ तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आप इसको ब्राइब दो और काम कराओ, इससे किसी कंपनी की धाक कम नहीं होती। लोग ये सोचकर पैसा वापस लगा रहे हैं कि अभी अडानी के शेयर गिरे हैं कल फिर बढ़ जाएंगे, तो ये खुद ही कूद पड़े लोग।
ये इतनी सी बात तो मेरे जैसा आदमी भी समझ सकता है जो कि इकोनॉमिक्स जर्नलिस्ट नहीं है। लोगों के दिमाग में घुस गई बात। ये तो भैया पैसे अभी आज पिछले बार भी यही हुआ था हिंडनबर्ग में। उसी समय जब कमज़ोर हुए थे शेयर तब लोगों ने पैसे लगा दिए, तो फिर शेयर मार्केट उछाल में आ गया। तो ये आज तक फुस्सी बम लेके अपना जो घूम रहा है, ये उन्हीं लोग को मुबारक। अब सबसे बड़ी बात और सबसे जो दुख की बात है हमारे एज अ कंट्री कि हम ऐसी कोई कंपनी नहीं बना पाए हैं, यानी रिलायंस का भी इतना इंटरनेशनली इतनी उनकी इज्जत नहीं है। अडानी बढ़ रहे थे, उनकी भी ये फुस हो गई दो स्कैम आने से। तो हम ऐसी कोई कंपनी नहीं बना पाए हैं। चाइना ने इस बीच में दर्जनों कंपनियां इस तरह की बना ली हैं जो इंटरनेशनली पैसे उनमें लगाने को लोग तैयार हैं। उनकी ट्रिलियंस में पहुंच गई इकॉनमी और हम अभी 5 ट्रिलियन का झुंझुना लोगों को सुनाते रहते हैं बीच बीच में। अपनी इंडिविजुअल वेल्थ बढ़ गई है इनकी, अडानी जी की भी A1 A2 दोनों की इंडिविजुअल वेल्थ बढ़ गई है, कंपनीज की वेल्थ बढ़ गई है। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि स्टॉक मार्केट किसी चीज़ का इंडिकेटर है अपने यहाँ पर, तो ये भूल जाइए। तो आज जो हमें चिंता का विषय है वो यही है कि इंटरनेशनली हम कोई भी कंपनी ऐसी नहीं बना पाए हैं कि जिसकी इज्जत हो और उसमें लोग तुरंत पैसा लगाने के लिए तैयार हो। ये हमारी इस पूरे एपिसोड से इस बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।